अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एक्सरे और एटॉमिक नंबर। साथ में हम डिस्कस करेंगे मोज़ले एक्सपेरिमेंट को और मोज़ले लॉ को। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं एक्सरेज़ को, एक्सरेज़ की कैसे प्रोडक्शन हुई, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ थी, क्या टाइप्स थी एक्सरेज़ की, और दैन हमने यूजेस के बारे में भी डिस्कशन की थी। लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं एक्सरे एटॉमिक नंबर क्या रिलेशन है इनके दरमियान, और मोज़ले का इस सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के अंदर क्या ताल्लुक़ है उसका। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सरे और एटॉमिक नंबर की, ये आपके बुक के अंदर भी हेडिंग मौजूद है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जीएन एक मोस्टली साइंटिस्ट था जिसने 1913 के अंदर ऑब्ज़र्व किया था कि जो फ्रीक्वेंसी है इमिटेड एक्सरेज की वो डिपेंड करती है कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, यानी टारगेट मटेरियल, टारगेट एलिमेंट जिसको हम एज अ एनोड लेते हैं एक्सरे प्रोडक्शन के एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो डिपेंड करता है कि उससे जो प्रोड्यूस होती हैं एक्सरेज उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है, एमिटेड एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? टारगेट मटेरियल, टारगेट एलिमेंट की मटेरियल के ऊपर। सो टारगेट मटेरियल या टारगेट एलिमेंट हम इसको एज अ एनोड यूज करते हैं उस एक्सपेरिमेंट के अंदर। यहां पर मैं आपको बता भी देता हूं, साथ में प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, ये आप देख सकते हैं, ये रोएंटिजन ट्यूब है जिसके अंदर हमने एक्सरे की प्रोडक्शन को डिस्कस किया था। तो मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये होता है कि जब ट्यूब को हम वोल्टेज करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये कैथोड से कुछ रेज जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करती हैं टुवर्ड्स द एनोड, और ये एनोड जो होता है ये हैवी मेटल हम यूज़ करते हैं। टारगेट एलिमेंट यहाँ पर हम हैवी मेटल के तौर पर यूज़ करते हैं, जिससे देन एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है। तो मोज़ले ने यही एक्सपेरिमेंट जब कैरी आउट किया डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए, तो उसने देखा कि जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है उस टारगेट एलिमेंट के ऊपर, उस टारगेट एलिमेंट के मटेरियल के ऊपर, कि वो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपने ये ज़हन के अंदर रखना है। दूसरी बात यहाँ पर उसने ये की कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर ज़्यादा होंगे टारगेट एलिमेंट के, उतना ही ज़्यादा उन एक्सरेज की, जो इमिटेड एक्सरेज है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एटॉमिक नंबर। यहां पर थोड़ा सा आपने समझना है, क्योंकि इससे पहले, इस मोज़ले एक्सपेरिमेंट से पहले केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक नंबर का कोई भी कंसेप्ट मौजूद नहीं था। उससे पहले एटॉमिक मेट और एटॉमिक जो मास है उसकी बेसिस पर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे। लेकिन मोज़ले वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की और केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक नंबर की जो है वो टर्म इंट्रोड्यूस की। तो यहाँ पर मोज़ले ने जब एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया तो उसने ये कहा कि टारगेट एलिमेंट जो वो यूज़ कर रहा है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं वो जितने ज़्यादा होते जा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा उस एलिमेंट से प्रोड्यूस होने वाली जो एक्सरेज है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। इससे यहाँ पर मुराद क्या है? आप जानते हैं कि हमारे पास एक एटम की अगर हम बात करें, एलिमेंट के अंदर एटम की बात करें, तो उसके मिड के अंदर एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो ये हमारे पास एक एटम का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास जो सर्कुलर पार्ट्स हैं, ये सेल्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो मोस्टली का ये कहना था कि जो टारगेट मटेरियल, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हैवी मटेरियल है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास गोल्ड उसने लिया यहाँ पर एज अ टारगेट मटेरियल। तो इस टारगेट मटेरियल के एटम को अगर हम देखें, तो ये मैंने उसका एटम ड्रॉ किया है। तो मोस्टली का ये कहना था कि इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होंगे, उस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से इस एलिमेंट से, इस टारगेट मटेरियल से जो एक्सरेज देन प्रोड्यूस होंगी, वो एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इससे हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड एक्सरेज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एटॉमिक नंबर और पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर,
ये हमारे पास प्रोटॉन नंबर को ज़ाहिर करता है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर की डिस्कवरी के अंदर हमने देखा था कि जो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी होती है तो वहाँ पर जब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनकी जो चार्ज की नेचर है वो चेक करते हैं, तो हम वहाँ पर ये कंक्लूड करते हैं साइंटिस्ट कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अब प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करते हैं और इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इमिटेड एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज़ होती है। अगर इन पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज़ किया जाए तो देन इसके बाद ये कहा गया कि ईच एलिमेंट जो है उसको एक करेक्टरिस्टिक नंबर असाइन किया गया जो कि इक्वल था इस पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। यहाँ से थोड़ा सा आपने समझना है बात को कि जब मोसले ने ये चीज़ देख ली कि पॉजिटिव जो चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर उसकी बेस पर जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड एक्सरेज चेंज हो रही है, तो वहाँ पर उसने ये कहा कि ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर किसी भी एलिमेंट के, वो उसको वहाँ पर उसने टर्म दी एटॉमिक नंबर की। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर जो है उसकी टर्म इंट्रोड्यूस हुई केमिस्ट्री के अंदर और एटॉमिक नंबर की जो है वो डिस्कवरी हुई। तो यहाँ से ये सारा काम जो है, जो प्रोसीजर है वो मोसले का था और ये सारा क्रेडिट भी मोसले को ही जाता है जिसने एटॉमिक नंबर को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। और साथ में उसने ये भी बता दिया कि जो एटॉमिक नंबर है उसको हम डिनोट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ये एटॉमिक नंबर को शो करता है और इस तरह से आप जानते हैं कि जो A है सिंबल, वो हम मास नंबर के लिए एटॉमिक मास जो है वो A से शो करते हैं, कैपिटल A से। तो ये बात भी आपने यहाँ पर समझी। अब क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस के अंदर वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स था इनसाइड द न्यूक्लियस, सो जो नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थे वो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि जो एटॉमिक नंबर है वो बेस करता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस के अंदर वो ड्यू टू द प्रोटॉन्स होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस है वो रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। तो ये पॉइंट भी आपने कंसेप्चुअली अपने जहन के अंदर रखना है। और लास्ट के अंदर इस टॉपिक के अंदर इस यानी हेडिंग के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि यानी इसको कंक्लूड अगर करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एलिमेंट है वो एक्चुअली नंबर ऑफ यानी वो नंबर ऑफ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बताता है इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये पॉजिटिव चार्ज जब इंक्रीज़ होगा न्यूक्लियस के अंदर तो एक्स रे जो इमिट होगी उस टारगेट एलिमेंट से उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इस हेडिंग के अंदर आपने ये जो चीज़ें मैंने आपको कंसेप्ट आपका क्लियर किया है, इसको आप अपनी वर्डिंग के अंदर लिखेंगे तो ये एक्स रे और एटॉमिक नंबर का आपस के अंदर क्या रिलेशन है वो यहाँ से आप डिस्कस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम चीज़ देखते हैं मोसले एक्सपेरिमेंट को और मोसले लॉ को, और साथ में जो कंक्लूजन ड्रॉ किया था मोसले ने अपने एक्सपेरिमेंट से उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। सो यहाँ पर मैं नई हेडिंग दे देता हूँ और वो है हमारे पास मोसले एक्सपेरिमेंट। अब आपने मोसले जो एक्सपेरिमेंट है उसको समझना है और इससे फिर देन हम मोसले लॉ को डिस्कस करेंगे। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की, तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि डिफाइंड मोसले लॉ या मोसले एक्सपेरिमेंट और साथ में जो एटॉमिक नंबर का रिलेशन है वो पूछ लिया जाता है। तो ये आपके अगर कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप इसको अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकेंगे। तो अब हम बात करते हैं जी मोसले एक्सपेरिमेंट की। मोसले एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मोसले है उसने डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की थी, रोएंटिजन ट्यूब यूज़ की थी, जो कि हम डिस्कवरी ऑफ एक्सरे के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, वो मैं आपको साथ में बता भी देता हूँ। ये अगर आप देखें, ये जो ट्यूब है इसको हम रोएंटिजन ट्यूब कहते हैं। इस रोएंटिजन ट्यूब को यूज़ करते हुए साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सरेज की डिस्कवरी की है, और इसी ट्यूब को मोसले ने भी देन यूज़ किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज और एक्सरेज की जो डिफरेंट दूसरी प्रॉपर्टीज़ थी उनको डिस्कस करने के लिए। अब इसके अंदर उसने क्या किया था, यहाँ पर मैं साथ में आपको लिख भी देता हूँ। तो मोसले ने 38 एलिमेंट्स को जो है उनसे प्रोड्यूस होने वाली एक्सरेज जो है उनको स्टडी किया था। यानी इसने इस रोएंटिजन ट्यूब को यूज़ करते हुए पहले एक एलिमेंट लिया, और एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर, एल्यूमिनियम से गोल्ड तक। एल्यूमिनियम से गोल्ड तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब की इसने एक्सरेज की प्रोडक्शन की उनसे, और उनको देन एज अ टारगेट मटेरियल यूज़ करते हुए यानी एक्सरेज की प्रोडक्शन की और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। अब उसने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया कि रोएंटिजन ट्यूब ली, उसके अंदर पहले टारगेट मटेरियल एज अ टारगेट मटेरियल एल्यूमिनियम को लिया, उससे जो प्रोड्यूस हो रही थी एक्सरेज उनकी करैक्टरिस्टिक्स को, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको स्टडी किया। देन फिर दूसरा एलिमेंट दिया, इसी तरह से गोल्ड तक उसने सारे 38 एलिमेंट्स को जो है वो स्टडी किया, और उसने कुछ जो पास्चुलेट हैं या हम कह सकते हैं कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया जिसकी यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले
उन कंक्लूजन के ऊपर जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मोज़ले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सरेस की जो स्टडी की थी, उन एक्सरेस की जो रेंज थी वेवलेंथ की, वो हमारे पास 0.4 टू 0.8 थी। यहाँ पर मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ, 0.04 से 8 आर्मस्ट्रॉन्ग तक उनकी वेवलेंथ थी। यानी जो एक्सरेस की रेंज थी वेवलेंथ की, वो 0.04 टू 8 आर्मस्ट्रॉन्ग थी। तो ये यहाँ पर था। अब हम जाते हैं इनके कंक्लूजन की ऊपर कि मोज़ले ने कौन कौन से यानी अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के बाद क्या कंक्लूजन दी थी, क्या रिजल्ट हमें बताया था। सबसे पहली बात जो मोज़ले ने वहाँ पर डिस्कस की थी वो ये कही थी कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इन एक्स रेस कुड बी क्लासिफाइड। मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने कि इसको हम किस तरह से फिर समझ सकते हैं। सो कुड बी क्लासिफाइड इनटू टू डिस्टिंक्ट रीजन्स, या हम कह सकते हैं टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के बाद जो स्पेक्ट्रल लाइंस एक्सरेस के अंदर उसे मिली, उसने दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स के अंदर उनको क्लासिफाई किया। पहला ग्रुप जो उसने रखा, उसमें उसने कहा कि फर्स्ट जो ग्रुप है उसके बारे में उसने ये कहा कि एक्स रेज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ was identified as K सीरीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने समझना है, कंसेप्चुअली है, इसको आपने थोड़ा सा समझना है। और दूसरा उसने जो पास्टुलेट या जो कंक्लूजन ड्रॉ किया वो ये कहा कि एक्स रेज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ was identified as L सीरीज। अच्छा, इस पॉइंट से क्या मुराद है? अब इस पॉइंट को थोड़ा सा आपने समझना है। यहाँ ऊपर मैं आपको इस पॉइंट से को डिस्कस करूँ। पहला पॉइंट ये था कि जो एक्सरे शॉर्टर वेवलेंथ की थी इनको क्लासिफाई किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया एज अ के सीरीज़, और जो लॉन्गर वेवलेंथ की थी उनको एल सीरीज़ के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया। अब यहाँ पर आपने समझना है, जब हम एक्स रेज का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वो स्पेक्ट्रम हमें कुछ इस तरह से मिलता है। जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसके ऊपर हमें एक्स रेज का जो स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। उनकी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं और इन दो पॉइंट्स को साथ में हम देखते हैं कि किस तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है स्पेक्ट्रल एक्स रेज का, और इसके ऊपर हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें के सीरीज़ मिलती है और ये हमें एल सीरीज़ मिलती है। अब इस के सीरीज़ के अंदर भी हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। आप जानते हैं कि ये हमारे पास जो लाइन हमें मिलती है स्पेक्ट्रल लाइन, ये हम के अल्फ़ा कह देते हैं और इसको हम के बीटा कह देते हैं। इस तरह से ये जहाँ पर जो हमें नीचे सीरीज़ मिलती है इसको हम एल अल्फ़ा और एल बीटा कह देते हैं, और इस सारी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? एल सीरीज़ कहते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट समझने वाला है कि जो मोज़ले ने वहाँ पर कंक्लूड किया था कि जो एक्स रे शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं उनको हम के सीरीज़ के अंदर रखते हैं। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो के अल्फ़ा की वेवलेंथ होगी, एक्स रेज जो प्रोडक्शन होगी वो इस तरह से ऑर्डर के अंदर होगी, और जो के बीटा की होगी उससे थोड़ी छोटी होगी। और जो इस तरह से एल की बात करेंगे तो इनकी ज़रा सी लॉन्गर वेवलेंथ होंगी। अब इससे मुराद क्या है और ये कैसे हमें पता चला है? अब दो चीज़ें आपने यहाँ पर ज़हन के अंदर रखनी है जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। पहली बात तो ये है कि हमारे पास जैसे जैसे हम हायर शेल के अंदर जाते हैं तो हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी है, जो डिफरेंस इन एनर्जी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? वो कम होती जाती है। और जब जैसे और जो लोअर शेल्स हैं, लोअर शेल के दरमियान का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है? वो ज़्यादा है। अब जितना ज़्यादा जो यानी डिफरेंस ज़्यादा है एनर्जी का, तो एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी ही हमारे पास कम हो जाएगी। इस वजह से हम कहते हैं, क्योंकि के सीरीज़ जो है वो हम किस तरह से कहते हैं? के सीरीज़ हमें किस वक्त मिलती है कि जब हायर शेल से किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर आता है तो हमें के सीरीज़ देखने को मिलती है। वो मैंने आपको डिस्कस किया था, मैं दोबारा से भी आपको बता देता हूँ कि ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कशन की थी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से के शेल के अंदर आता है तो जो हमें सीरीज़ मिलती है स्पेक्ट्रल लाइंस की एक्स रेज के अंदर वो के सीरीज़ होती है।
इसी तरह से इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से एल शेल के अंदर आएगा, तो जो हमें सीरीज़ मिलेगी, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी, उनको हम एल सीरीज़ के अंदर रखते हैं। तो अब क्योंकि जो के शेल है वो हमारे पास लोअर शेल है और उसकी जो डिफरेंस इन एनर्जी है और दो ऑर्बिट्स, दो शेल के दरमियान, वो हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए इस वजह से जो इनसे हमें एक्स रेज मिलती हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ। तो अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो एक बात तो के सीरीज़ के अंदर जो मौजूद, या के सीरीज़ से जो हमें एक्स रेज की वेवलेंथ मिलती है वो शॉर्टर क्यों होती है, एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जो ऑर्बिट, जो शेल न्यूक्लियस से जितना करीब होता है तो न्यूक्लियस का होल्ड भी उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जो न्यूक्लियस के करीब शेल होता है उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस की जो है कमांड के अंदर होते हैं, और जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। और जब एनर्जी बढ़ती है अट्रैक्शन की वजह से, तो वेवलेंथ, उससे प्रोड्यूस होने वाली एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है। तो दूसरी वजह ये है कि के सीरीज से जो प्रोड्यूस होती हैं हमारे पास एक्स रेज, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर है। और इसी का उलट हमारे पास क्या है कि एल सीरीज से जो मिलती हैं हमें एक्स रेज, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गर। वो क्यों होती है? क्योंकि एक तो उनके शेल्स के दरमियान जो डिफरेंस है एनर्जी का वो कम होता है, जिसकी वजह से वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी ये बात होती है कि वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर होते हैं, यानी जो न्यूक्लियस है उससे दूर होते हैं, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का इन शेल्स के ऊपर, एल शेल के ऊपर, वो कम होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे पास जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये पहला पॉइंट जो है जो मोसले ने बताया था वो आपके जहन के अंदर क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मोसले ने ये दिया था जो कि मैंने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एटम is directly proportion to the is inversely proportion to the wavelength of X rays। अब ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत टाइम लगाकर आपको समझाया था। वीडियो को स्टार्ट करने के बाद मैंने आपको बताया कि जो एटॉमिक नंबर है टारगेट एटम का वो बढ़ेगा तो हमारे पास जो एक्स रेस की वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी। और मैंने शुरू के अंदर आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के को ही बताता है, को ही इंडिकेट करता है। तो नंबर ऑफ यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, और अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उससे हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी भी एक्स रेस की ज़्यादा हो जाती है। और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसकी निस्बत जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है, क्योंकि दोनों का जो रिलेशन है आपस में इन्वर्स है। सो यहाँ पर दूसरा जो यानी उसने कंक्लूड किया था अपने एक्सपेरिमेंट से, वो यही बात की थी कि एटॉमिक नंबर जो है टारगेट एटम का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है वेवलेंथ ऑफ एक्स रेस के। यानी टारगेट एटम का एटॉमिक नंबर हम जितना इंक्रीज करते जाएंगे तो वेवलेंथ एक्स रेस की जो है वो उतनी ही डिक्रीज करती जाएगी। सो ये पॉइंट भी आपने समझ लेना है। और लास्ट पॉइंट जो है वो उसने अपना जो दिया था वो इस रिलेशंस के थ्रू दिया था, और वो रिलेशन उसका ये था कि फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है इज़ इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, ये उसने रिलेशन दिया था। अब ये रिलेशन क्या है, ये हमारे पास मोसले लॉ कहलाता है। अब हम जाते हैं सीधा मोसले लॉ के ऊपर और मोसले लॉ को डिस्कस करते हैं, और इस रिलेशन को जो है मैथमेटिकली हम जो है उसको निकालते हैं और सारी जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे मोसले लॉ। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर स्टेटमेंट आपसे पूछ ली जाए मोसले लॉ की, वो भी आपको पता होनी चाहिए, और इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो मोसले लॉ की थोड़ी सी हम बात करते हैं अब। सो मोसले ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, उसने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की, उसने हमें कुछ कंक्लूजन निकाल के दी, वो सारी हमने डिस्कस की। अब हम मोसले लॉ की बात करें तो मोसले ने जो था वो शो किया था स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जो एक्साइटेड पोटेंशियल है यानी एक्साइटेशन पोटेंशियल, या हम जो उसको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं बैटरी को, बैटरी लगाकर, वो कांस्टेंट होना चाहिए। सो इन बेसिस के ऊपर उसने जो रिजल्ट निकाला उसको अपने लॉ के अंदर उसने पेश किया, और उस लॉ की स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखते हैं। वो स्टेटमेंट आपने यहाँ पर
समझनी है और उसको इसी तरह से एज इट इज़ लिखना है अपने पेपर के अंदर जब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो हम स्टेटमेंट इसकी इस तरह से लिखते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कैसे करते हैं, हम इस तरह से करते हैं, इस सिंबल V सिंबल से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं, Z से डिनोट करते हैं, ये आपको पता है, ऑफ एन एलिमेंट। सो ये इसकी स्टेटमेंट है मोज़ले लॉ की, जिसके अंदर वो ये कहता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एलिमेंट। अब इसकी स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम किस तरह से लिख देते हैं, आप ऐसे हेडिंग देंगे मैथमेटिकली, और देन हम इसी स्टेटमेंट को इन द फॉर्म, यानी इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करेंगे, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड स्क्वायर। दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो फिर हमारे पास ये आपके पास रिलेशन बच जाएगा जिसके अंदर स्क्वायर रूट आ जाएगा किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर के। अब ये है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को ख़त्म करने के लिए आप जानते हैं कि हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालते हैं, और वो प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट है वो हमारे पास a आएगा इनटू हम लिखते हैं z माइनस b। अब इसके अंदर आप देखें तो दो चीज़ें हमारे पास आ गई, एक हमारे पास a आ गया और एक b आ गया। ये दोनों जो है हमारे पास कांस्टेंट हैं। a को हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, स्पेलिंग आपने देख लेनी है प्रोपोर्शनैलिटी के, मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखता हूं। और दूसरी चीज हमारे पास आती है बी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये जो दो कांस्टेंट हैं ये हम इक्वेशन के अंदर लिखते हैं, रिलेशन के अंदर लिखते हैं, जो कि मोज़ले ने अपने लॉ के अंदर पेश की। सो ए जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और बी जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। इन दोनों को हम ये कहते हैं कि ये दोनों जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल है, यानी जब टारगेट मटेरियल या टारगेट जो मेटल है उसको चेंज करेंगे तो उसके चेंज करने के से हमारे पास ये जो दो वैल्यू हैं ये भी चेंज होगी, यानी हर मेटल की अपनी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होगी और अपनी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी। सो इनको चेंज करने से जो ओवरऑल रिजल्ट है इस लॉ का वो भी चेंज हो जाएगा। सो ये मोज़ले लॉ था जिसके अंदर वो कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, और ये यहाँ से एटॉमिक नंबर की चीज़ें भी डिस्कस की हमने। अब ये मोज़ले की डिस्कवरी, एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद ही जो पीरियोडिक टेबल था उसको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर फिर कहा गया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय इस एटॉमिक नंबर। क्योंकि उससे पहले जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था उसको आप जानते हैं कि उसको जो क्लासिफिकेशन की थी और उसके अंदर जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो एटॉमिक मास और एटॉमिक बेस की जो यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट थी उसकी बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया था। लेकिन जब मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की तो देन फिर ये कहा गया कि जो एलिमेंट, हर जो एलिमेंट है, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय देयर एटॉमिक नंबर्स। सो ये चीज़ भी यहाँ पर आपने क्लियर कर लेनी है। अब लास्ट के अंदर जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, जो लास्ट चीज़ हमने देखनी है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, उसको हम कंक्लूड कर लेते हैं और आज का लेक्चर जो है वो हमारा फिर सारा ख़त्म हो जाएगा जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी। सो लास्ट चीज़ हम देखते हैं, लास्ट चीज़ है इंपॉर्टेंस ऑफ मोज़ले लॉ। इंपॉर्टेंस ऑफ मोज़ले लॉ इन केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के अंदर मोज़ले लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि उसने केमिस्ट्री के अंदर एक नया कंसेप्ट, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की और उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर की बेसिस पर फिर हम पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको क्लासिफाई करते हैं और एलिमेंट्स जो है उनकी अरेंजमेंट करते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप जानते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहला जो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंस शो करता है मोज़ले लॉ की, वो ये है कि मोज़ले ने जो है वो अरेंजमेंट की थी कुछ एलिमेंट्स की, जैसे पोटेशियम और एल्यूमिनियम की, इसी तरह से हम कह सकते हैं निकल और कोबाल्ट,
और साथ में हमारे पास जो यानी आयोडीन और जो टेलोरियम है, इन सारे एलिमेंट्स की जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंजमेंट की थी, इनकी पोजीशन जो है उसको सेटिस्फाई किया था और इनको जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर राइट प्लेस पर जो है वो इसने वहाँ पर प्लेसमेंट उनकी की थी। सो यहाँ पर इससे पहले जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उनके अंदर ये जो एलिमेंट्स थे इनकी जो पोजीशन थी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे कि ये इनके जो एटॉमिक नंबर थे या एटॉमिक वेट था वो इनकी पोजीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इनकी पोजीशन को जो है वो उनके बारे में सही से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। तो मोज़ले ने ये किया कि जब एटॉमिक नंबर की टर्म इंट्रोड्यूस की तो एटॉमिक नंबर की बेसिस पर जब इन एलिमेंट्स को इसने प्लेस किया तो इनको राइट ग्रुप के अंदर अपनी पोजीशन के ऊपर इनको प्लेस किया। सो ये पहला क्रेडिट जो है मोज़ले को जाता है। दूसरी बात ये थी कि इस मोज़ले लॉ से बहुत सारे जो नए न्यू एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्कवरी हुई, न्यू एलिमेंट्स जो हैं आर डिस्कवर्ड। अब इन न्यू एलिमेंट्स के अंदर जो डिस्कवरी हुई उन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स का यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। उन एलिमेंट्स में सबसे पहले टेलोरियम है, टेलोरियम की डिस्कवरी हुई थी जिसका एटॉमिक नंबर आप जानते हैं हमारे पास 43 होता है। इसी तरह से हमारे पास रूडीनियम था जिसको हम RH से डिनोट करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 45 है। और इसी तरह से PR जो एलिमेंट है उसको भी इसने डिस्कवर किया था और इसका एटॉमिक नंबर 59 है। सो ये एलिमेंट्स जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे वो भी मोज़ले लॉ की बाद ही डिस्कवर हुए थे, मोज़ले लॉ को यूज़ करते हुए ही डिस्कवर हुए थे। और लास्ट पॉइंट जो हम इस हेडिंग के अंदर लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि मोज़ले लॉ डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ मेटल। जो रेयर अर्थ मेटल है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर उनका जो एटॉमिक नंबर है वो मोज़ले लॉ से ही डिस्कवर होता है, रेयर अर्थ मेटल, यहाँ पर अर्थ भी लिख देते हैं। सो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने मोज़ले लॉ को डिस्कस किया, मोज़ले एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया और इंपॉर्टेंस ऑफ मोज़ले लॉ इन केमिस्ट्री देखी। आई होप कि ये जो लेक्चर मैंने आपको इतनी डिटेल के अंदर बताया, इतना टाइम लगाया, ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो आपकी समझ के अंदर आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।